उत्तर प्रदेश में राज्यसभा वाला एपिसोड तो निपट गया है और अब बात शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव की। मगर राज्यसभा का एपिसोड बीजेपी के लिए जिनकी वजह से सुखद रहा वो आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी, उनकी बातचीत कहां अटक गई है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? सीटों के बंटवारे पर फैसला क्यों नहीं अब तक हो पाया है? इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आजमगढ़ लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर गुड्डू जमाली को लाकर अखिलेश यादव ने गेम तो कर दिया है मगर नए कांटे बिछा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है कि अखिलेश लड़ेंगे तो हम भी प्रत्याशी उतारेंगे। तो उस सीट के क्या समीकरण होने वाले हैं इसको समझेंगे। साथ ही समझेंगे एक और सीट का गुणा गणित जिसका नाम है जौनपुर लोकसभा, जहां से दावेदारी पर्दे के पीछे से कर रहे हैं धनंजय सिंह, जो कि बाहुबली हैं, तमाम मुकदमे हैं उनके खिलाफ। तो बीजेपी क्या बैकडोर से उनको एंट्री देगी या दूसरे एक अधिकारी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी अब हो गए हैं अभिषेक सिंह। अभी तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ था मगर अब खबर है कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया है। तो क्या उनकी लॉटरी खुलेगी? इसके अलावा अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश क्यों नहीं हुए? क्या वो डिमांड कर रहे हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं? इन सभी मुद्दों पर आज विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंकज जी, राज्यसभा का एपिसोड तो निपट गया और आपने सब कुछ बता भी दिया, कहाँ कैसे पूरा गेम सेट हुआ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की पूरी बातचीत। मगर अब जो हम देख रहे हैं कि इसके सूत्रधार कहा जाए कि बीजेपी 8वीं सीट के बारे में सोच पाई तो उसका बड़ा कारण थे जयंत चौधरी, उनके 9 विधायकों का इधर आना और पूरा मुस्तैदी से उनको रोक के रखना, सीएम योगी के सामने उनको परेड कराना और सबके वोट बीजेपी को पड़ना। मगर अब वही जयंत चौधरी सेट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बातचीत नहीं हो पा रही, बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। और जैसा कि आपने हमें बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, वो समय मांग रहे हैं। क्या चल रहा है? जयंत की बात क्यों फंसी हुई है? सोचिए ना, देखिए, बीजेपी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और यूपी की कई सीटों के बारे में आज आखिरी फैसला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कई उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और यही हाल कांग्रेस का भी है। जयंत चौधरी सबसे नए नवेले एनडीए के पार्टनर बने। करीब 20 दिन पहले ये तय हो गया था कि उनका बीजेपी के साथ हो गया है और ये लंबा साथ चलेगा। जयंत चौधरी ने खुद इस बात की घोषणा कर दी, लेकिन आधिकारिक तौर से भी तो घोषणा होनी चाहिए। जैसे ओम प्रकाश राजभर आए थे एनडीए की तरफ तो आपने अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर देखी थी, फिर उन्होंने इस बात की जानकारी दी सार्वजनिक रूप से, अमित शाह ने भी इस बात की सार्वजनिक जानकारी दी, बीजेपी की तरफ से कहा गया। ऐसा कुछ आपने जयंत चौधरी के साथ देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। और जब सभी क्षेत्र जो एनडीए के अलायंस पार्टनर के नेता यहाँ राज्यसभा के चुनाव के समय साथ में थे, चाहे वो संजय निषाद हो या फिर ओम प्रकाश राजभर या फिर आशीष पटेल, आपने जयंत चौधरी को भी नहीं देखा। उनके सारे विधायक एक साथ रहे। उन्होंने पहली अग्नि परीक्षा पास कर ली है, जिस परीक्षा में ओम प्रकाश राजभर भले ही फेल हो गए, उनके 9 विधायक, जिसमें कि खासतौर से 2 मुस्लिम विधायक भी हैं, वो सब साथ हो गया। मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें आई कि आरएलडी जब आएगी एनडीए में तो उसको लोकसभा की 2 सीटें मिलेंगी, एक बिजनौर और एक बागपत। ये भी था कि मुजफ्फरनगर पर भी बात हो सकती है, लेकिन मुजफ्फरनगर पर बात होगी तो कैसे होगी, क्योंकि बीजेपी के जो सबसे बड़े जाट नेता है, कम से कम यूपी की बात करें तो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान है। उन्होंने 2019 में भी चौधरी अजीत सिंह को हराया था, तो वो बात आई गई होगी। अब तो ये मामला सुनने में आ रहा है कि बिजनौर का सीट भी फंस गया है। बिजनौर मांग रहे थे, पहले कहा जा रहा था मलूक नागर जो बीएसपी के सांसद हैं, वो जयंत चौधरी से जाकर आरएलडी के ऑफिस दिल्ली में मिल भी लिए, लेकिन अभी तक इस बात की गारंटी नहीं मिली है कि बिजनौर आरएलडी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आरएलडी के दूसरे नेता है, मीरापुर मुजफ्फरनगर में पड़ता है, वहां से विधायक हैं, आपको नाम बताऊं, चंदन चौहान। चंदन चौहान भी चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ने। इनके पिता संजय चौहान, वो भी बिजनौर के सांसद रहे। मुजफ्फरनगर जिले की 2 विधानसभा सीटें, खासतौर से वो जहां याद होगा जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वो कवाल गांव था, वो कवाल गांव भी बिजनौर में ही पड़ता है लोकसभा क्षेत्र में। अभी तक ना तो जयंत चौधरी की आपने अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीर देखी होगी, ना उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो पाई है, ना अभी तक आधिकारिक घोषणा हो पाई है कि एनडीए में उनकी एंट्री हो गई है और ये सब चीजें तय हो गई है। प्रधानमंत्री से वो मिलना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक तारीख नहीं मिल रही है। और ये सब तब होगा जब सारी चीजें तय हो जाएंगी कि भाई, जैसा कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में उनके 1 या 2 लोगों को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इस पर भी फैसला होना है। क्या आने वाले दिनों में उनको, अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2024 में, तो लोकसभा की कितनी सीटें मिलेंगी? उधर से वो कह रहे हैं कि हमको 3 चाहिए, बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। सोर्सेज यानी सूत्रों के हवाले से मुजफ्फरनगर और, अब माफ कीजिएगा, बागपत और बिजनौर की बातें आ रही है। तो जब तक ये तय
तय नहीं हो जाता है। और अब तो नई बात सामने सुनने को मिल रही है मुझे कि अगले महीने जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं जी। उसमें भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी एक और अग्नि परीक्षा दे दें, तब उनको इनाम के तौर पर एनडीए में एंट्री मिलेगी। अब एक तरीके से वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं, एनडीए में आने की खुद घोषणा कर चुके हैं जयंत चौधरी। अब जाए तो कहां जाए, अधर में फंसे हुए हैं। ये बात सही कि वो एनडीए में आएंगे, लेकिन क्या मिलेगा ये जब चीजें तय होंगी तभी इस बात की घोषणा होगी। तब तक प्रधानमंत्री से उन्हें वक्त नहीं मिल पाया उनसे मुलाकात का, इसीलिए मामला फंसा हुआ है और आरएलडी के नेता बेचैन हो रहे हैं। थोड़ी जल्दबाजी हो गई क्या पंकज जी इस बार जयंत चौधरी की तरफ से? उन्होंने भारत रत्न मिलने के बाद ऐलान तुरंत कर दिया सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने हंसते मुस्कुराते मंद मंद बाइट दे दी और ऑफिशियल ऐलान तब से इंतजार ही कर रहे हैं। थोड़ा जल्दबाजी कर गए क्या जयंत? देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, उसके बाद जो होना था बिहार में सब कुछ हो गया। वहां नीतीश कुमार रहे और वहां बीजेपी एनडीए में एंट्री हो गई जेडीयू की। लेकिन यहाँ ये सब कुछ हुआ नहीं है। मतलब एक तरीके से जयंत चौधरी ने मन ही मन मान लिया कि मैं एनडीए में हूं, लेकिन कम से कम बीजेपी वाले भी तो कहें, अग्नि परीक्षा भी ले चुके हैं, पर मिलेगा क्या? वहां तो मिल गया, नीतीश जी सीएम रहे, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के लग गए, सब कुछ तय हो गया, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, सब कुछ तय हो गया। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं पेच फंसा है लोकसभा के सीटों को लेकर। वो एक बार चीजें तय होंगी तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयंत चौधरी की मुलाकात होगी और फिर सबके सामने होगा कि हाँ, उनकी अब एंट्री एनडीए में आधिकारिक रूप से हो गई। बिल्कुल। अब दो खबरें जो अखिलेश यादव से जुड़ी हैं उन पर बात कर लेते हैं पंकज जी। पहली खबर आजमगढ़ को लेकर है, जहां पर उन्होंने कल गुड्डू जमाली को लेकर आए तो तमाम राजनीतिक पंडित कहने लगे कि अब सीट क्लियर है, मगर उसी बीच अब बयान आ गया है असदुद्दीन ओवैसी का कि एआईएमआईएम का प्रत्याशी वहां से चुनावी मैदान में उतरेगा। तो क्या गणित अब देखी जा रही है उस सीट को लेकर? देखिए, लोकल पॉलिटिक्स में ना एक दूसरे के बीच बहुत झगड़े होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब कोई चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार जाता है, मान लीजिए हम और आप एक ही मोहल्ले में, सड़क के इस पार मेरा घर है, सड़क के उस पार आपका घर है, वो उम्मीदवार अगर मेरे यहाँ के चाय पी लेता है तो आप उससे मन ही मन झगड़ा मान लेते हैं, उसको वोट नहीं करते। इस तरह का खेल होता है। अब अखिलेश यादव आजमगढ़ को लेकर इसी लड़ाई में फंस गए। गुड्डू जमाली, जिनकी वजह से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव 2019 में लोकसभा का उपचुनाव, माफ करिएगा, 2019 में तो अखिलेश यादव जीते थे, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें धर्मेंद्र हार गए थे। उसकी वजह बने थे सिर्फ और सिर्फ गुड्डू जमाली और शाह आलम। वो बीएसपी से लड़ गए, उन्होंने खेल खराब कर दिया समाजवादी पार्टी का। अखिलेश ने उस सीट को सेफ बनाने के लिए गुड्डू जमाली को तो बुला लिया, एक आए लेकिन कई नाराज हो गए। उसमें से एक आदिल शेख है। आदिल शेख दीदारगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला। और इनके चाचा जो है वो ऐसे व्यक्ति थे, बड़ा इनका कारोबार है बॉम्बे पेंट्स के नाम से। जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, उस वक्त इस परिवार ने उनको 1 करोड़ रुपए दिए थे। सोचिए कब की बात है ये, 1992 की हम बात कर रहे हैं, तब की। ये परिवार पुराना समाजवादी परिवार रहा है। वो नाराज हो गए। नाराज उनकी इस वजह से कि गुड्डू जमाली को अखिलेश जी आपने लाया तो लाया, उनका बहुत सम्मान किया, चलिए ठीक है, उनको आपने एमएलसी भी बनवा रहे हैं और हमारे लिए टिकट भी नहीं दिया और हमारा मान सम्मान भी नहीं रहे। इसमें तीसरा पेच एक और है, आजमगढ़ के रहने वाले जिनका कनेक्शन मुंबई से है, अबू आसिम आजमी, आप जानते होंगे, जो वहां से विधायक भी है, समाजवादी पार्टी के पुराने चेहरे रहे, आजकल थोड़े नाराज चल रहे हैं, दुबई में ज्यादा रहते हैं। और उनके दामाद के भाई है चचेरे आदिल शेख। ये कहा जा रहा है कि ये लोग समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं गुड्डू जमाली के आने के बाद। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में भी गुड्डू जमाली रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच 36 के आंकड़े रहे हैं। आपको बताऊं कि जब 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो एक भी सभा की परमिशन नहीं दी ओवैसी की, जब वो यूपी में आना चाहते थे। आपको याद होगा, कई बार उन्होंने परमिशन मांगी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इलाहाबाद, बहुत जगहों पर कहीं परमिशन नहीं मिली। ओवैसी साहब आजमगढ़ में खेल करना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव को उन्होंने आजमगढ़ में घेर दिया, और ये जो कहा जा रहा है कि असली मुसलमानों का रहनुमा कौन है, कौन चिंता करता है, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाते हैं, ओवैसी का आरोप है। और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बहुत रसाकसी मची हुई है, इसीलिए कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसकी सबसे बड़े वजह ये मुस्लिम वोट बैंक है। तो अगर ये अबू आसिम आजमी, आदिल शेख, ये सब एक साथ हो जाते हैं और आदिल अगर बीएसपी के उम्मीदवार हो जाते हैं तो जो कांड पिछले उपचुनाव में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। और सबसे दिलचस्प एक बात आपको बताऊं, जो मुझे आज पता चला, जो लोग अखिलेश यादव के साथ 2-3 मुस्लिम नेता घूमते हैं परछाई की तरह, उसमें से भी
मतलब इतने नेता जो उनके अगल बगल में घूमते हैं, उसमें से 2 मुस्लिम नेताओं के बारे में जानकारी मिली कि वो इन लोगों को भड़का रहे हैं और चाहते हैं कि आजमगढ़ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार एआईएमआईएम का आ जाए। यानी जी। इसमें घर के लोग भी भेदी बने हुए हैं। वो गुड्डू जमाली से हिसाब चुकता करने के बदले में अखिलेश यादव का ही कांड करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बड़ी बताइए। इंटरेस्टिंग बात है। अब अखिलेश यादव को इस बात का इल्म है या नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा। उनकी कई तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ मैंने देखी है। वो जी। हेलीकॉप्टर में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तब भी वो नेता जो है उनके साथ खड़े दिखते हैं। और उनकी बात को मैंने स्पीकर फोन पे सुना है बात करते हुए। वो चाहते हैं कि एमआईएम से वहां चुनाव कोई लड़े। घर का भेदी लंका ढाए वाला मामला हो रखा है एकदम। अखिलेश यादव से जुड़ी दूसरी खबर पंकज जी, जो सीबीआई वाला मामला है, अवैध खनन वाला मामला, हमीरपुर में 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पे गवाह के तौर पर बातचीत के लिए, गवाही के लिए बुलाया था सीबीआई ने दिल्ली, मगर अखिलेश यादव ने जाने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकता हूं। तो क्या कुछ चल रहा है इसके पीछे, क्या पॉलिटिक्स है? देखिए, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि भाई मुझे पेश होने में और वहां जाकर कहने में कोई दिक्कत नहीं है। डिम्पल यादव ने भी मैनपुरी में थी, उन्होंने भी इस बारे में जवाब दिया कि भाई चुनाव का समय है, इस तरह का जी। सीबीआई का डर दिखाया जाता है। उन्होंने कहा भी कि सीबीआई बीजेपी का एक प्रकोष्ठ है और हम चूंकि आज वहां पे ना जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूथ के, उन सबकी बैठक पहले से बुलाई गई थी समाजवादी पार्टी ऑफिस में। और ये बात सच है। इस मामले को लेकर कोई अखिलेश यादव राजनीतिक बहानेबाजी नहीं कर रहे जी। हैं। उस बैठक में सवेरे 11 बजे से है। अभी कुछ देर पहले हम लोग उनके पास गए थे, बातचीत भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वर्चुअली अगर आप जोड़ सकते हैं तो मैं अपनी बात कह लूंगा, उनके वकील के जरिए कहना हो तो वो कह लूंगा। उन्होंने ये भी कहा सीबीआई से हमको कोई डर नहीं है, हम उनको और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को कई बार ये सब झेलना पड़ा है और वो झेलने को तैयार है। चुनाव आता है, इस तरह की चीजें आती है, लेकिन मामला गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये उन दिनों की बात है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और खनन मंत्री भी थे। और हमीरपुर का ये कांड है जहां आरोप है कि 13 कंपनियों को बिना ई टेंडरिंग के ही पट्टे दे दिए थे खनन के। जी। तो अखिलेश यादव साफ तौर पर जाने को तैयार हैं, आप कह रहे हैं, मगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए छूट मांग रहे हैं। बढ़ते एक और सीट की तरफ, आजमगढ़ की हमने बात की, जौनपुर लोकसभा के पंकज जी बात करते हैं, जहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग खेमेबाजी चल रही है और समझ में नहीं आ रहा कि कौन बाजी मारेगा। जो पर्दे के पीछे बीजेपी के सपोर्ट से, या आप कह लें कि अघोषित सपोर्ट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, वहां हवा में चल रहा है। और धनंजय सिंह का नाम बाहुबली रहे हैं, बड़े तमाम मुकदमे हैं उनके खिलाफ, मगर उस सीट पर उनका जोर चलता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। और दूसरा बड़ा नाम चर्चा में जो इस वक्त बना हुआ है वो है पूर्व आईएएस अब हो गए हैं अभिषेक सिंह का, जो लगातार वहां पर एक्टिव हैं, अयोध्या के लिए बसें चला रहे हैं। तो क्या कुछ गणित चल रहा है इस सीट पर जौनपुर लोकसभा को लेकर? देखिए, ये जो अभिषेक सिंह हैं, जो अब पूर्व आईएएस हो गए, बड़े बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस हैं, बांदा की डीएम हैं और एक कलाकार भी हैं, अपने को स्टार भी समझते हैं, अब राजनेता भी कहते हैं और समाज सेवी भी कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं अभिषेक सिंह। इनकी आपने कई रील्स देखते होंगे, आजकल सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। आजकल लोगों को ना फ्री में अयोध्या में जाके रामलला के दर्शन भी करवा रहे हैं, समाज सेवी की भूमिका में आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने सनी लियोनी का कार्यक्रम कराया था, लाठियां खूब चली थी। हाल में इनका एल्बम भी आया था सनी लियोनी के साथ। हाँ, वही म्यूजिक एल्बम जो आया हुआ था। इनकी आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, कभी गौतम अडानी के साथ, कभी इनकी तस्वीरें आप देख लेते होंगे एकनाथ शिंदे के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें आती हैं। मतलब ये बताते हैं कि मेरा भौकाल टाइट है, जौनपुर ही नहीं देश के कोने कोने में। और अभिषेक सिंह चर्चा में तब आए थे जब गुजरात में ऑब्जर्वर बनकर आए थे। और मैं उन दिनों गुजरात चुनाव प्रचार मतलब कवरेज के लिए गया हुआ था, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। ये ऑब्जर्वर बनकर आए थे और गाड़ी के साथ इन्होंने फोटो सोशल मीडिया में डाली और शाम में सस्पेंड भी हो गए थे। मतलब भौकाल वाला जो मामला था, वहां भी गाड़ी के आगे अपने चपरासी के साथ बड़ी वायरल हुई थी तस्वीर, कार्रवाई भी हुई। हाँ बिल्कुल, हाँ कार्रवाई हुई थी। तो अभिषेक सिंह जो है वो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन मन में उनके वही है जौनपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचने की। अब उन्होंने कई सारे सूत्र लगा रखे हैं, मतलब उसको कहते नहीं जुगाड़। उस जुगाड़ में जैसे एकनाथ शिंदे का नाम लिया, बिजनेस घराना भी है, 2-3 संघ के बड़े लोग भी हैं जिनके यहाँ इनका उठना बैठना भी है। यूपी के भी कुछ बड़े नेताओं के यहाँ वो पेश हो रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं कि कहीं से टिकट मिल जाए, मैं यूथ हूँ। और चूंकि कई आईएएस अफसर, ओपी चौधरी आपने देखा छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अभिषेक सिंह ही क्यों ना आ जाए भाई। तो आजकल पूरा माहौल बनाए हुए हैं जौनपुर में और सबको खतरा लग रहा है, क्या पता कौन से कनेक्शन से टिकट ले आए। तो जानते हैं बीजेपी में किसको टिकट मिल जाए, कहा नहीं जा सकता। दूसरे धनंजय सिंह, ये लड़ाके हैं,
हर चुनाव में लड़ते हैं। विधानसभा आता है तो लड़ लेते हैं, लोकसभा आता है तो लड़ लेते हैं, कोई पार्टी मिल जाए तो लड़ लेते हैं, ना पार्टी मिले निर्दलीय ही लड़ लेते हैं। जी। हालांकि अब इनके खिलाफ मुकदमे बहुत कम हो गए, कानूनी रूप से बहुत स्मार्ट आदमी है ये। एक ही मुकदमा बचा है, बाहुबली है ये। हालांकि बाहुबली कहने पे इनको आपत्ति होती है, आजकल नोटिस वोटिस भी भेज देते हैं। अच्छा। कई संस्थानों को, मीडिया संस्थानों पे इन्होंने नोटिस भेज दिया जब इनको बाहुबली कहा जाता है। ये तकनीकी रूप आपके से तो बात JDU मुलाकात के- होती रहती है उनसे, आपको नहीं जी भेजेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनको लगा कि पहले जेडीयू तो भाई इंडिया में था, तो वहां से अगर अखिलेश यादव सीट छोड़ देंगे तो वहां से लड़ लेंगे। अब जेडीयू ही पलट के एनडीए में आ गई, तो उनको लगता है जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के साथ हुआ कि खजुराहो की सीट मिल गई मध्य प्रदेश में, तो उनको लगता है कि जेडीयू को कुछ सीटें बिहार में गठबंधन में मिलेंगी, अगर एक सीट मिल गई तो मैं एनडीए से लड़ लूंगा। नहीं तो उसके विकल्प के तौर पर भी वो काम कर रहा है। अच्छा। कई पार्टियों में, क्षेत्रीय पार्टियों के संपर्क में। ये बात सच है कि बुरे हाल में भी धनंजय सिंह के पास 1 लाख से 1.5 लाख का वोट है, लेकिन उनको टॉप अप करना पड़ेगा। उनको अगर कोई बेस मिलेगा तभी वो सांसद बन सकते हैं। एक बार वो सांसद बने, आप जानते ही हैं, जी। बीएसपी से सांसद बने थे, तब से वो कई चुनाव लड़ लिए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। तो बहुत सारी जगहों पे अरेंजमेंट में, मैनेजमेंट में जो आप ऑप्शन धनंजय कह सिंह रहे हैं लगे पंकज हुए जी, उसमें क्या समाजवादी पार्टी भी है ऑप्शन के तौर पे? बातचीत क्यों वहां भी नहीं है? किसी विकल्प को खाली नहीं कर सकता। उनके रिश्ते हर पार्टी में भी है, बीएसपी जी। में भी हैं उनके रिश्ते। जी। ये जो क्षेत्रीय एनडीए के जो सहयोगी दल है ना यूपी में, उनमें भी सभी पार्टियों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। उनको सिर्फ चाहिए एक झंडा बैनर, निर्दलीय वाला नहीं, कोई ठीक ठाक पार्टी का टॉप अप हो जाएगा ना, इतना तो अपना है, इसमें से और मिल गया तो काम निकल जाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ भी हालत बहुत दूसरी है। अब वहां के जो सांसद है बीएसपी के, श्याम सिंह यादव, वो अखिलेश यादव से भी मिल लिए, बीजेपी नेताओं से भी मिल लिए, सबसे मिल लिए, कोई बात नहीं बनी, तो राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हो गए हैं। जबकि कांग्रेस ने से जो गठबंधन हुआ उसमें ये सीट चली गई है समाजवादी पार्टी के खाते में। समाजवादी पार्टी वहां पूरा 2 गुटों में बटी है। याद करिए, पारसनाथ यादव का नाम होगा आपको, मुलायम सिंह के सहयोगी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। वो नहीं रहे, उनकी बेटे लकी यादव है, और एक और विधायक है ललई यादव, समाजवादी पार्टी। इन दोनों के बीच में ना, मतलब समझिए एकदम भारत पाकिस्तान वाला मामला चलता है। अब इन दोनों में से किसी को टिकट मिल जाएगा तो दूसरा उसको निपटा देंगे। ये बात अखिलेश यादव खुद ही बोल चुके हैं और जानते भी। अब तीसरा उम्मीदवार कौन सा लाएं, किसको लड़ाएं, तो समाजवादी पार्टी भी धर्म संकट में है कि उनके पास अच्छा उम्मीदवार भी तो। इसी का फायदा धनंजय भी उठाना चाहते हैं, कहीं से तो कोई मामला मिले, एक झंडा बैनर मिले तो हम चुनाव लड़ लें। बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं केपी सिंह, 2014 में सांसद बने और 2019 के चुनाव में हार गए। बीजेपी के पास भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं दिख रहा है। धनंजय सिंह राजनाथ सिंह के भी करीबी माने जाते हैं। तो अब क्या होता है, हालांकि पिछले चुनाव में जब चुनाव लड़ रहे थे राजनाथ सिंह वहां उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए थे, तो बड़ा दिलचस्प हो गया है कि जौनपुर में किसके हाथ में टिकट मिलेगा, कौन कहां से लड़ेगा। अभिषेक सिंह की भी दावेदारी है, धनंजय सिंह की भी दावेदारी है, लकी की भी है, ललई की भी है, श्याम सिंह यादव की भी है, बीजेपी में भी ढेर सारे नाम है। देखिए, हर सीट पर कितनी माथापच्ची है, यही उत्तर प्रदेश है और यही उत्तर प्रदेश की राजनीति है। और हम सीटों की बात कर रहे हैं, सीटों पर चर्चा आज दिल्ली में भी होने वाली है। वो चर्चा होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति ये तय करने वाली है। ऐसा चर्चा है कि करीब 100 सीटों की एक लिस्ट बहुत जल्द आ सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटें और तमाम जो हारी हुई सीटें हैं, साथ ही जो प्रमुख चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, इनके जैसे जो बड़े चेहरे हैं उनके नाम घोषित हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी मुझे लगता है पंकज जी देंगे इसके बारे में। देखिए, अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल काम है। 3 सर्वे हो चुके हैं, एबीएम का एक सर्वे हुआ, 2 अलग अलग सर्वे हो चुके हैं। सर्वे की रिपोर्ट बीजेपी के पास है, पैनल बन चुका है अधिकतर सीटों का। कुछ सीटों पे नए नाम भी आ सकते हैं ज्वाइनिंग होने के बाद, जैसे मैंने कहा ना, रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से बीएसपी के सांसद आए तो अम्बेडकर नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हो जाएंगे। पैनल वैनल बन चुका है। आज शाम में पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, फिर चुनाव समिति की बैठक होगी। जो अब तक मुझे पता चला है कि कुछ नाम जिनको लेकर कोई विवाद नहीं, उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, मतलब श्योर शॉर्ट नाम जो है वो होंगे। कुछ हारी हुई सीटों से भी उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। अब अनाउंसमेंट आज होगा, कल होगा, ये कहा नहीं जा सकता जी, इसका इंतजार रहेगा। बाकी पंकज जी कल मुझे लगता है कुछ अंदर की बातें निकाल के लाएंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ चर्चा हुई, कौन निपटा और किसको कैसे मिल गई। ये कहानी पंकज जी आपको सुनाएंगे, लगातार सुनाते भी रहते हैं।
पंकज जी आज कॉफी पी रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं पंकज जी कॉफी कॉफी? पी रहा है तो हाँ, अरे कॉफी ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठे हैं, आप छोड़ेंगे तो फिर कॉफी का आनंद लिया जाएगा, वरना कॉफी ठंडी हो जाएगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। धन्यवाद भाई, ऐसे धन्यवाद। लगातार हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े इनसाइट्स देते रहिए, हमारे दर्शकों को देते रहिए। बाकी दर्शकों का क्या ख्याल इस पूरी बातचीत के बारे में, और आप किस बारे में उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में क्या क्या और बातें सुनना चाहते हैं, किन सीट्स के बारे में जानना चाहते हैं, किन नेताओं के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।